हेलो स्टूडेंट, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सबका मस्ट वेलकम है अनवर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक जो है मेरा, पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, जो कि ये क्लास 10th में हमने पढ़े हैं। और यह टॉपिक जो भी है क्लास 10th का ही है। इससे पहले जो क्लास 9th 8 में जो पढ़ते हैं, सिर्फ मोशन पढ़ते हैं कि मोशन, टाइप ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। कितने नियम है? अच्छा ये बताओ कि लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम को कौन खोजा था? कौन खोजा था जी? चलो फिर तो करते हैं स्टार्ट। देखो, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम का खोज कौन किया था? न्यूटन साहब किए थे। कौन थे न्यूटन साहब? एक वैज्ञानिक थे, ठीक। उसने लॉ ऑफ मोशन का खोज किया। अब देखो, जैसे इसमें हमको पढ़ना है, 3 पढ़ना है। कौन कौन? सबसे पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें तीनों टॉपिक को हम एक एक करके क्लियर करेंगे और एकदम बेसिक से क्लियर करने वाले हैं, जो आपको अच्छे समझ में आए। ज्यादा होगा तो इस तीनों लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने में अगर हम दो क्लास कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका आज हम जो सोच के आए हैं कि बिना और टीचर के जैसे कि सीधा फार्मूला लिखा दिए चल गए, ऐसे नहीं करना है। मुझे डेरिवेशन भी करना है, उसके साथ हमको समझना भी है, ठीक। तो इससे पहले जैसे कि फोर्स पढ़े थे, तो अगर एक मैनुअली अगर हम देखे जाए तो फर्स्ट जो है आपका लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम का खोज कौन किया था? तो इसमें गैलीलियो साहब किए थे। कौन किए थे? गैलीलियो साहब किए थे। ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर एक कंपटीशन में, चाहे वो 10th बोर्ड हो या फिर आगे भी जब तैयारी करेंगे जनरल कंपटीशन का, उस समय भी आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक। साइंटिस्ट का पूछ देते हैं। तो फर्स्ट जो लॉ है, लॉ ऑफ मोशन, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट फोर्स का ही होता है, ठीक, जिसको हमने फोर्स आप पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो इसका देखेंगे, फर्स्ट जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक, जिसे हम जड़त्व का, हिंदी में क्या बोलेंगे, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? गैलीलियो साहब किए थे, ये याद रखेगा। इसका अगर डिफिनेशन देखें तो लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड इन द मोशन रिमेन इन द मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाई। यदि अगर इसे हम बोले तो बोल रहा है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में हो तो वह सदैव विराम में ही रहना चाहेगा। जैसे अगर मान लो हम यहाँ खड़े हैं, तो अगर हम कंटिन्यूसली खड़े हैं तो ही हम फर्स्ट लॉ को फॉलो करेंगे। अगर जिसे हमारे ऊपर कोई सा फोर्स लग गया तो फिर वो फर्स्ट लॉ नहीं फॉलो करेगा। और अगर कोई अगर सदैव विराम में ही रहना चाहेगा, में ही बनी रहती है, परंतु यदि गतिमान हो तो वो सदैव गतिमान में ही रहती है, जब तक कोई उसे बाहरी फोर्स नहीं लगाता है। जैसे इस मार्कर को अगर हम इस जगह पे फिक्स कर दिए तो ही ये एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया? यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना करे उसकी अवस्था चेंज करने के लिए, तब तक वो क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फर्स्ट मोशन कहलाएगा। यानी कि इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे बोलेंगे कि सर पत्ता में तो कोई मतलब फोर्स नहीं लगता फिर भी हिलता रहता है, तो वो एयर के थ्रू लगता है। किसके थ्रू लगता है? एयर के थ्रू, जिसे हम एयर फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स कहते हैं। हवा के द्वारा लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? हम एक ड्रैग फोर्स कहते हैं। समझ में आया? फर्स्ट लॉ में कुछ है ही नहीं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कुछ नहीं है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि जब भी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो वैसे ही विराम अवस्था में रहना चाहिए, जब तक उसे कोई बाहरी फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं करें। उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, या इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक। अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जाएंगे, अच्छा एक चीज बताओ, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक। तो फर्स्ट लॉ को समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक।
इसी प्रकार अब हम अगला देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। फर्स्ट लॉ में अगर जिसको लिखना है वो इंग्लिश वाला भी लिख सकता है अपना डिफिनीशन, और हिंदी में लिखना चाहता है तो हिंदी में भी लिख लेगा। सेकंड जैसे है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस फोर्स अप्लाई। तो इसका जो अगर बेसिक किसी से पूछो ना तो सिंपल बोल देगा क्या सर, F बराबर एम ए। बात ठीक है, F बराबर एम ए, क्योंकि यहां भी बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस फोर्स। यानी हिंदी में देखें तो बोल रहा है कि यदि किसी, क्या बोल रहा है, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन, संवेग मतलब मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल को संतुलित होती है, यानी कि उसे संतुलित करने के लिए लिखते हैं। तो यानी कि F बराबर एम ए। क्या होता है, F बराबर एम ए। तो सबसे पहले हम एक चीज यहां देख लेते हैं कि मोमेंटम पढ़ लेते हैं। पहले क्या है मोमेंटम, पता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां मोमेंटम। मोमेंटम यानी संवेग। क्या पढ़ेंगे, संवेग। देखो संवेग क्या होता है, जैसे हम इसका जो है आपको एग्जांपल के साथ डेरिवेशन के साथ बताते हैं। मान लो ये कोई सा बॉडी है, ठीक, ये क्या है, कोई गाड़ी है ना जी। तो इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान तो होगा। और जब अगर यह रेस्ट में है, किसमें, अगर रेस्ट में है यानी कि विराम अवस्था में है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो जब ये चल ही नहीं रहा है, गाड़ी रुकल है, तो कभी इसका वेलोसिटी चेंज होगा जी। तो इस टाइम क्या होगा, इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो होगा। क्या होगा, वेलोसिटी इसका जीरो होगा। समझ में आता है, ठीक। जब अगर ये क्या है, एक गाड़ी है, मान लो गाड़ी लगा हुआ है, अब इस गाड़ी पे तो अभी कोई ना फोर्स लग रहा है, बट इसमें मास तो होगा, गाड़ी का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है, वजन है। लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, अभी रेस्ट में है, तो रेस्ट में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। तब अगर इस पे हम कोई सा फोर्स लगाते हैं, क्या F कोई फोर्स लगाए, तो फिर ये क्या करेगा, मोशन में चालू हो जाएगा। क्या होगा, मोशन यानी गति में आ जाएगा, आएगा ना। जैसे इसको पीछे से हम अगर धक्का दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको अगर पीछे से धक्का दे रहे हैं, तो ये फिर ये क्या करने लगेगा, चलने लगेगा, एक मोशन में आ जाएगा। तब इसका क्या होगा, वेलोसिटी, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, आपको जीरो नहीं होगा। क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जब ये गति में आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, ठीक। कुछ ना कुछ 1 2 3 4 10 15 कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आएगा, ठीक। तो अब हम एक चीज यहां देखेंगे कि अगर संवेग को हम किससे, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, P से, ठीक। तो P बराबर हम लिख सकते हैं मास गुना वेलोसिटी, भी लिख सकते हैं ना जी। अब देखेगा वेलोसिटी यानी कि P को क्या बोलते हैं, संवेग बराबर मास द्रव्यमान गुना, और V क्या हो गया आपको, V वेलोसिटी यानी कि वेग। क्या हो गया, वेग। तो इस चीज को ध्यान में रखेगा, आगे हम कहेंगे। देखो अब यह यानी कि मोमेंटम क्या है, सदिश राशि या अदिश राशि। तो देखो जिस भी अगर चीज पे अगर हम इस P पे अगर एरो लगा है, तो यह समझ जाना क्या है, यह एक सदिश राशि है, ठीक। क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होगा, मास तो है, मैग्नीट्यूड तो है भी, डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जब भी कोई चीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक सदिश राशि कहेंगे, ठीक। इसको याद रखेगा। देखो जब भी कोई मास रेस्ट में रहता है तो उसका क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा इसका यूनिट हम देख लेंगे, क्या यूनिट, यूनिट क्या होगा बताएंगे। तो देखो मास का क्या होता है, मास का आपको केजी होगा, केजी होगा ना जी, केजी। और वेलोसिटी का क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी का आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये याद रखेगा यूनिट इसका, केजी एमएस में इनवर्स 1, ठीक। तो देखो किसी भी वस्तु को द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, कभी भी किसी का द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। जैसे इस गाड़ी में कुछ ना कुछ वजन होगा, तो ये चीज सब याद रखेगा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं। लेकिन वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी जीरो हो सकता है। क्या वेलोसिटी जीरो होगा जी, जैसे इसका वेलोसिटी अगर रुका हुआ है, रेस्ट में है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तब इसका क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। और जब भी
इसमें कोई पीछे से फोर्स लगाए तो फिर इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसका मान हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं नोट में, एक चीज यहां नोट में लिख सकता है, नोट में लिखेगा किसी भी वस्तु की वेलोसिटी बढ़ने या घटने पर, क्या लिखेगा, किसी भी वस्तु की, क्या, किसी भी वस्तु की वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ने या, क्या, किसी भी वस्तु की वेलोसिटी बढ़ने या घटने पर संवेग पर परिवर्तन आता है। क्या आता है, संवेग पर बढ़ने या घटने पर, संवेग पर परिवर्तन आता है। ठीक, अब देखो हमने यहां बताया क्या कि नोट में किसी भी वस्तु की वेलोसिटी बढ़ने या घटने पर संवेग में परिवर्तन होगा। जैसे बोलेंगे किसी भी वस्तु की स्पीड में बदलने पर संवेग का परिवर्तन होता है, ये चीज लिख लेना। अब देखो अगर इसको हम डेरिवेशन के साथ देखें, एक मैथमेटिक्स थ्रू अगर इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे जी, चलो इसको हम लिखते हैं डेरिवेशन, क्या क्या, हाँ ठीक है, डेरिवेशन से हम इसको प्रूफ करते हैं कि F बराबर एम ए कैसे होता है। तो देखो F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, ठीक, F क्या हो गया, फोर्स हो गया, M क्या हो गया, मास हो गया। लेकिन अगर हम वेग की बात करें, यानी कि एक्सीलरेशन की बात करें, तो एक्सीलरेशन होता है क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तभी ना होगा जी, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में जब भी उसका कुछ परिवर्तन होगा, उसका क्या कहते हैं, एवरेज जो निकालते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, P1, यानी कि P2 एक होगा इनिशियल, यानी कि इनिशियल और फाइनल होगा ना जी, तो P1 P2 लिख सकते हैं। ठीक, एक्सीलरेशन जो है, जैसे कि अभी जिस टाइम से हम मेजर कर रहे हैं उस टाइम के बीच में तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1, यानी कि अंतिम और प्रारंभिक का डिफरेंस बाय टाइम। ठीक, अब देखो ये P1 P2 क्या है, संवेग है। ठीक, समझ में आया, P1 P2 क्या है, संवेग है। तो अब इसके बाद अगर हम लिखें तो देखो P1 क्या होगा, P2 और P1, इसको हम लिख सकते हैं F बराबर M V2 माइनस M V1, यानी कि मास को जब हम वेलोसिटी से गुना करेंगे और जब इनिशियल यानी कि जब अंतिम और प्रारंभिक को माइनस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो फिर ये फोर्स का ही फॉर्मूला होगा। ठीक, यहां से आगे F बराबर ये होता है। उसके बाद आगे जैसे जाएंगे, अगर हम बात करें तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, यहां तक समझ में आया, ठीक, हाँ ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, यहां अगर हम m कॉमन ले लिए, क्या m कॉमन ले लिए, तो V2 माइनस V1 बाई टी हो सकता है। ठीक है, अब देखो V2 क्या है, अंतिम वेग है, और V1 क्या है, प्रारंभिक वेग है। यही V2 आपका क्या है, अंतिम वेग है, और V1 क्या है, प्रारंभिक वेग है। ठीक, अब इसे हम V2 माइनस VT को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा बाय टी, क्या लिख सकते हैं, यानी कि F क्या, F प्रोपोर्शनल। ठीक, हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा बाय टी, ये लिख सकते हैं, सॉरी M का छोड़ दिए, F प्रोपोर्शनल M, यानी कि मास इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा थीटा बाय टी। अब इसे हम देखेंगे, अब ये देखो डेल्टा टी बटा टी क्या होता है, डेल्टा थीटा, यानी कि बाय टी होता है एक्सीलरेशन, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल M A लिख सकते हैं। इसके बारे में, इसको हटा के हम क्या कर दिए, ये लिख दिए। अब देखो ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, तो उसे हम मानते हैं क्या, K, क्या मानेंगे, K। तो हम K को क्या मानते हैं, कांस्टेंट, क्या मानते हैं, कांस्टेंट।
तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर के एम ए, क्योंकि प्रोपोर्शनल को क्या माने हम के। अब जैसे कि के, तो के बराबर कितना होता है, 1 होता है पूरा, मतलब कहीं भी दुनिया में सभी पिंड के का मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखेगा ये चीज, दुनिया में, यहां लिख देते हैं, दुनिया में के का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे एक अगर 1 होता है तो हम यहां लिख सकते हैं F बराबर के जगह 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा एम ए। ठीक, समझ में आया। अच्छा, इधर था ये गति के तृतीय नियम, इसके बाद हम देखेंगे, नहीं सॉरी, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व की किसी पिंड का वह प्रकृति जिसे गुणधर्म या जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वही सेम फर्स्ट जो रूल है वही है, इसको बस देख लेना, वही सेम कॉपी है। जैसे कि इनर्शिया इज अ नेचुरल टर्म्स ऑफ द बॉडी, इट्स अपोजिट द चेंज इन पोजीशन। यानी इसे हम बोलते हैं, ये डिपेंड करता है, निर्भर किस पे करता है, मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास पे निर्भर करता है। एंड द इनर्शिया प्रोपोर्शनल मास ऑफ बॉडी। ठीक, इसे जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा, एक समान आकार की स्टील गेंद का जड़त्व रबर की गेंद की से अधिक होता है। जैसे कि उसको ज्यादा फोर्स लगेगा उसको मोशन में लाने के लिए, इसको कम लगेगा, इसीलिए क्या होता है, यह अधिक होता है। स्टील का क्या होगा, वजन होगा, उसका मास ज्यादा होगा। ठीक, यहां तक समझने में दिक्कत, बात रहा थर्ड लॉ का। ठीक, अगर यहां तक किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक क्लास और लगेगा, उसे हम कवर कर लेंगे। तो जी, यहां तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो हमेशा एक चीज यहां लिखेंगे, यहां लिख लेना कि F जो है, F इनवर्स M प्रोपोर्शनल रहता है। F जो है प्रोपोर्शनल M मास पे भी डिपेंड रहता है, और F जो है एक्सीलरेशन पे भी रहता है, F ए पे, और F जो है आपको सॉरी मास जो है एक्सीलरेशन पे रहता है, मास। ठीक, तो इस चीज को और आगे क्लास 3 जब इससे अगला क्लास आएगा तो उसमें हम गति के तृतीय नियम पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज, फिर इसका हम क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक सर, डेरिवेशन समझ में नहीं आया, देखो डेरिवेशन बेसिक है, वही F बराबर एम ए हमें प्रूफ करना था। ये जो है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब आपका चेंज होता रहता है, वेग जो है आपका चेंज होता रहता है। जैसे कभी भी टाइम के प्रति, जैसे कि तुम मान लो एक मिनट में 10 का स्पीड चला, आगे जाके फिर चेंज हो गया, तो फाइनल से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से फाइनल जो था तुम्हारा एक्सीलरेशन और अभी का जो था वेग, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, और उसे हम किससे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो आपका निकल जाएगा इक्वल, तो F बराबर कितना फोर्स लगा, यही। ठीक, तो वही चीज है यहाँ पे लिखे, ये मास है, मास कोई बॉडी था उस टाइम, इसका वेलोसिटी कुछ था लास्ट एंडिंग टाइम, और वैसे माइनस इससे करना है, ये कब का है, स्टार्टिंग का, जब स्टार्ट हुआ था तो मास, तो बॉडी में तभी मास था, और V1 यानी स्टार्टिंग से तो वेलोसिटी जो था, उसके बाद T टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना जी, तो F बराबर है, इस कॉमन ले लिए, M क्या ले लिए, M कॉमन ले लिए, ये बच गया V2 माइनस V1। अब इसको T से डिवाइड करो, अब देखो V2 माइनस V1 अपॉन T बराबर लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाई T। ये जो होता है ये किसके बराबर होता है जी, A के बराबर, यानी कि डेल्टा थीटा बाई T जो होता है A के बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल जो है MA के, मास इंटू एक्सीलरेशन है। तो F जो है, अब ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट तो लेना जरूरी है, तो K का जो है दुनिया में कहीं भी मान जो है हमेशा कितना होता है, 1 होता है, इस चीज को याद रखेगा। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे K का मान 1 है, 1 से जब से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो कितना बनेगा, वही सेम जितना पहले से रहेगा। तो 1 को अगर मास और एक्सीलरेशन से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम लिख दिया F बराबर MA। ठीक, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमको पढ़ना है गति के तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसा लगा आज के क्लास, अगर बढ़िया लगा, अच्छा समझ में आया, तो आप जरूर अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम क्लास लें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।